हमने रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 इन टॉपिक्स को कवर किया पूरा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रो 5। रो 5 को किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस में देखेंगे और कैसे हम चीज़ों को समझेंगे, कैसे उस मैथमेटिका को यूज करेंगे। तो डॉक्टर कृष्णा, अगर आप चाहें तो क्रेडिट टेबल को शो कर सकते हैं और खासकर रो 5 को शो कर सकते हैं। तो रो 5 में जो दवाएं आती हैं, जो मेटल्स आते हैं, वो है रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, यूट्रियम, जिरकोनियम, निबोमियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, इंडियम, स्टैनम, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडियम और जेनॉन। ये दवाएं, इनमें से जो काफ़ी दवाएं आप रेगुलर प्रैक्टिस में यूज करते रहते हैं, जैसे पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, इंडियम, स्टैनम, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडियम, जेनॉन। हर रो की एक थीम है, हर रो अपनी एक कहानी बताता है। उसी तरह से जो रो 5 है, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर किए हैं वो मेरी इन बातों को आसानी से समझ पाएंगे। अगर किसी को भी कुछ समझने में दिक्कत होगी तो हम लोग उसके लिए अलग से क्लास करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रो 5, और रो 5 को कैसे समझें और कैसे हम अपनी प्रैक्टिस में उसको यूज करें। तो रो 5 क्या कह रही है? रो 5 कह रही है कि आई एम सेफ बट आई नीड टू एक्सप्लोर द न्यू। I need to explore. I need to explore new. ये कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत अपनी प्रैक्टिस में हेल्प की, क्योंकि रो 5 अभी तो जब रो पढ़ते हैं तो उनके सबके अलग अलग इश्यूज हैं। यहाँ पे इशू ये है कि मैं सेफ हूँ, लेकिन मुझे कुछ नया करना है, मुझे नया कुछ एक्सप्लोर करना है, मेरे लिए क्रिएटिविटी कुछ है, परफॉर्मेंस कुछ है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी के साथ जब भी क्रिएटिविटी होगी तो वहां पे एप्रिसिएशन भी साथ में लग जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी एक लिटरली मीनिंग में नहीं है, मतलब वो लिटरली मीनिंग के अलावा वो क्या है कि किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करनी है, एनालिसिंग करनी है, रिसर्चिंग करनी है, इन्वेंटिंग करनी है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे जो भी है वो क्रिएटिविटी के साथ एक तरीके से अपने नॉलेज या इंफॉर्मेशन को और आगे बढ़ाना है, एनालाइज करना है, रिसर्चिंग करना है। तो जो लोग मिनरल किंगडम से जिनकी मेडिसिन होती है तो वहां पे ये दवा हो सकती है। इसको मैंने केस में ऐसे यूज किया कि एक केस था, वो एक फीमेल आर्किटेक्ट का केस था। तो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी मिली, उस क्रिएटिविटी को देख के, आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन भी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अगर वो क्रिएटिविटी उसके उस प्रोफेशन के जाने से पहले से मौजूद थी, इनबॉर्न मौजूद थी, मतलब वो बचपन से ही उसके अंदर क्रिएटिविटी थी, तो मैंने इस रो को प्रेफर किया और यहाँ से उसको दवा दी। तो रो 5 का मेन जो इशू है, जो मेन है, वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक मुझे
विजयकर सर का भी केस याद है, उन्होंने एक पेशेंट जिसको बोन नेक्रोसिस हो गई थी, वहां पे उन्होंने उसको एस्टेनम आयोड दिया था उसकी क्रिएटिविटी के आधार पे। वो केस मैंने कई बार डिस्कस भी किया है। तो रो 5 एक क्रिएटिविटी का एक रो है जहां से हम एंटर करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर रो 5 को और चीजें हम समझते हैं तो यहाँ पे स्किल है, टेक्निक है, लर्निंग है, गाइडिंग है। जैसे अगर कोई आदमी अपनी लर्निंग में या अपनी कुछ टेक्निक यूज करना शुरू करता है या टीचिंग में कुछ ऐसा लाता है जो क्रिएटिव है, तो वो रो 5 की दवा हो सकती है। जैसे हम लोग के सामने एग्जाम्पल है खान सर, वो उनकी पढ़ाने का तरीका अलग तरीके से है। तो हर आदमी अपने पढ़ाने में जब क्रिएटिविटी लाता है तो वो रो 5 का पर्सनालिटी हो सकता है। इसलिए जो रो 5 है वो जब भी कुछ जाएंगे, उनके लिए एक शब्द और हम लोग यूज कर सकते हैं कि वो किसी भी चीज में जाएंगे तो वो स्पेशलाइज्ड होने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपने MBBS MD करने के बाद किस चीज में स्पेशलाइजेशन किया है, उसी तरह से वो जिस क्षेत्र में रहेंगे उसमें स्पेशलाइज होंगे। जैसे अगर तबला है, म्यूजिक करके म्यूजिक में है तो म्यूजिक में, तो वो कोई ना कोई एक उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो रो 5 को ऐसे समझ सकते हैं कि रो 5 एक आर्किटेक्ट हैं या आर्मी के मेजर हैं जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं। जैसे एक बिल्डर है, वो एक स्ट्रक्चर को अपनी बिना आर्किटेक्ट के उसके नहीं बनाता, आर्किटेक्ट उसमें अपनी सलाह देता है। उसके बाद वो बिल्डर या आर्मी का पर्सन जो है, जो जनरल होता है, वो किस तरह से मेजर आर्किटेक्ट करता है, उसको बनाता है, उसके आगे काम करता है। रो 5 जो है गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर हम लोग पढ़ते थे जब हम तैयारी करते थे, ये चांदी होता है वो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है। बिजली के तार अगर चांदी के बिछाए जाएं तो वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं कि लोग चोरी कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक तो परफॉर्मेंस, टेक्निक है, सारा कुछ आया है। और आप इसमें देखो कि इनकी जो दवाएं हैं, चाहे स्टेनम हो, चाहे अर्जेंटम नाइट्रिकम हो या अर्जेंटम हो। अब अर्जेंटम क्या कर रही है? वोकल पैरालिसिस कर रही है। स्टेनम वीक नर्व है, उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे उनको जो प्रॉब्लम भी आएगी वो परफॉर्मेंस रिलेटेड ही आएगी। और उनका कंडक्शन क्या है कि वो जैसे म्यूजिशियन है या परफॉर्मर हैं, तो वो अपनी साउंड से, अपने बातों से, आई जेस्चर से किस तरह से करते हैं। डॉक्टर शंकरन सर ने रो 5 की दवाओं को ग्रुपिंग की और ग्रुपिंग करने के बाद उनके लिए एक वर्ड्स लिखे हैं। जैसे रुबिडियम और स्ट्रॉन्सियम के लिए लिखा है कि लैक द कैपेसिटी टू एक्सप्लोर द न्यू, बी क्रिएटिव, परफॉर्म एंड इट डिपेंड फॉर द सेम। यहाँ पे जो कि रुबिडियम और स्ट्रॉन्सियम शुरुआत में है और उनके लिए एक वर्ड बोला गया है कि यहाँ पे जो कैपेसिटी की लैकिंग है, वो कुछ क्रिएटिव या कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां पे लैकिंग है। जबकि यूट्रियम, जिरकोनियम, निबोमियम, मोलिब्डेनम में क्या है कि क्रिएटिविटी की कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है और वो कुछ नया करना चाहते हैं।
टेक्टीनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम, यहाँ पे कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है। दे नीड टू मेंटेन द कैपेसिटी, वो अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। फिर आखिरी में आती हैं इंडियम, स्टैनम, एंटीमोनियम, टेलुरियम, आयोडियम। इंक्रीजिंग लॉस ऑफ कैपेसिटी टू बी क्रिएटिव एंड टू परफॉर्म। पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि पहले लैकिंग रहती है, फिर स्टार्टिंग होती है, फिर डेवलप हो जाता है, फिर जब डेवलप हो चुका होता है तो लूज करना या लॉस होना, उससे हमको बचाने का प्रयास करना होता है। ये हर रो के साथ एक प्रॉब्लम आती है। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें कि इस रो में क्या कीवर्ड्स आएंगे, तो वो कीवर्ड्स हैं गाइड, गाइडेंस, मेंटोर, चेंज, न्यू, एक्सप्लोर, क्रिएटिव, रिसर्च, इन्वेंट, डिस्कवर, रिफाइन, एडवेंचर, आर्टिस्टिक, स्किल, स्ट्रेटजी, एडवाइस, एप्रिसिएशन, अपलॉज, फेम, साइनिंग, ग्लिटर, कंडेम, क्रिटिसाइज, रिकॉग्निशन, स्टैब्ड इन द बैक। पेशेंट बोलेगा कि मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली, मुझे जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। जैसे एक पेशेंट ने आया, उसने बोला कि मैंने, वो पब्लिशर था, उसने कहा मैंने पैसे बहुत कमाए, लेकिन जो मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जो नेम फेम नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। कई बार पेशेंट कन्वर्सेशन की शुरुआत में या केस टेकिंग शुरुआत में ही अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, तो हम उसको वहां से उठा सकते हैं। अगर आप पेशेंट के मेंटल को जान रहे हैं और साथ ही वो कहाँ पे उनका स्पेयर ऑफ एक्शन है, उन दो चीजों को पकड़ लेंगे तो आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान होता जाएगा। जैसा कि आजकल हम लोग डॉक्टर बोगर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोगर बोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी बोलते हैं, और बोगर साइनेप्टिक की, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं तो आप पुरानी दवाएं भी और नई दवाएं दोनों को आसानी से यूज कर पाएंगे। ठीक है। और जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस में पैलेडियम यूज करते हैं। पैलेडियम के बारे में हम लोग सुनते हैं, विजयकर सर भी पढ़ाते थे कि पैलेडियम का जो सिफिलिस है वो है कर्सिंग करना। क्यों कर्सिंग करना? क्योंकि मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला है, इसलिए वो दूसरों को उल्टा सीधा कर्ज करना शुरू कर देती है, जो तुम्हारा साथ भी ऐसा होगा। अर्जेंटम में भी परफॉर्मेंस ही है। और कैडमियम के बारे में बहुत अच्छे लोगों ने अपने अपने रिव्यू दिए हैं। जो दवाएं आप बहुत इजीली यूज करते हो वो हम बता रहे हैं कौन कौन सी हैं। पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, स्टैनम। स्टैनम का एक केस डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने लखनऊ में गांधी प्रेक्षागृह में, जब यहाँ पर एक सेमिनार हुआ था, सन 2012 की बात है, 2012 में गांधी प्रेक्षागृह की जो कैपेसिटी है 500, उससे ज्यादा लोग आ गए थे, 7-7.5 लोग। वहां पे एक लखनऊ का पेशेंट था जिसको, जो जेस्टिंग जोवियल था, और उसको डॉक्टरों ने स्लिप डिस्क की वजह से ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था। वो सर के पास गया था मुंबई दिखाने, और वो वहां से ठीक हुआ था। सर ने उसको बाद में, जब वो चला गया पेशेंट, तो सर ने बताया कि इसको स्टैनम दी गई थी। स्टैनम एक परफॉर्मर होते हैं, वो भी अपने परफॉर्मेंस देते रहते हैं। विजयकर सर को पढ़ने से, डॉक्टर शंकरन सर को पढ़ने से, डॉक्टर सॉल्टन सर को पढ़ने से कुछ चीजें हम लोगों को पता चली। जैसे हम एंटीम टार्ट, एंटीम क्रूड, एंटीमोनियम से ही बने हैं। इनको अक्सर सिर्फ और सिर्फ दवाएं हम सोचते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की दवाओं को समझते हैं, लेकिन हम इनके क्रिएटिव एस्पेक्ट को नहीं जानते थे कि ये दवाएं एक क्रिएटिव एस्पेक्ट भी देती हैं। वो क्रिएटिव एस्पेक्ट हमने सर को पढ़ने के बाद ही जाना। टेलुरियम दवा एक ऐसी दवा है जिसको बहुत से
थेरेपेटिक प्रैक्टिशनर यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिंगवर्म के लिए, लेकिन हमने इसको पढ़ने के बाद समझा टेलुरियम एक क्रिएटिव मेडिसिन भी हो सकती है। आइडियम अगेन एक क्रिएटिव मेडिसिन है। तो जो विजयकर सर ने केस देखा था उसमें उन्होंने दी थी दवा स्टेनम आयुड। तो फिर वही बात आती है कि स्टेनम भी क्रिएटिव है और आयोडियम भी क्रिएटिव है। ये जो माइंड में बता रहा हूँ, ये जो माइंड समझा रहा हूँ, अगर ये माइंड हमको पता है और हम पेशेंट की पैथोलॉजी को अच्छे से पकड़ लेते हैं, तो मुझे सिर्फ एक वर्ड जोड़ना है कि क्रिएटिव है, परफॉर्मर है, अपलॉज चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, तो मेरे लिए केस बहुत आसान हो जाता है। तो केस को अगर हमको आसान तरीके से आसान भाषा में समझना है तो ये मेथड हमेशा आपका काम करेगा। लेकिन अगर आप उस मेडिसिन की पैथोलॉजी को छोड़ के सिर्फ मेंटल को पकड़ते हैं तो कई बार आप केस में गड़बड़ी कर देते हैं। तो आप मेंटल सिम्टम्स को भी पकड़ेंगे क्योंकि वो फाइनल, कई बार जैसे मैंने उस दिन भी ग्रुप पे डाला था कि बोगर सर कहते हैं कि आप मेंटल सिम्टम्स को लास्ट में रखो, पहले आप पूरे सिम्टम को कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करने के बाद आप उसके और सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो इस ग्रुप में क्या है, एनालिसिस है, नॉलेज है, रीअश्योरेंस है, काउंसलिंग है, डायरेक्शन है। ये जो वर्ड हमने जो बोले हैं, कई बार पेशेंट इन वर्डों को बोलता है और हम अगर सही से इन चीज़ों को पकड़ते हैं तो हम केस को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने फिर बताया कि जब भी कोई रो शुरू होती है तो रो की जो शुरुआती एलिमेंट होगा वो कहेगा, उसकी जो फीलिंग होती है लैकिंग से शुरुआत होती है, लैकिंग से वो बढ़ता जाता है और स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। स्ट्रक्चर को फॉर्म जब हो जाएगा फिर उसके बाद वो अपने स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश करता है और आखिरी में स्ट्रक्चर लॉस होगा। ये चीजें चाहे एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं या होम्योपैथी में देखें या कहीं भी जीवन में, कि जीवन का एक क्रम है। जीवन का क्रम है जन्म लेना, युवा होना और फिर वृद्ध होके नष्ट हो जाना। इसको विजयकर सर बोलते थे कि एक ये साइकिल है। जैसे उन्होंने गॉड वर्ड को गॉड वर्ड को 3 पार्ट में तोड़ा, जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। उन्होंने गॉड वर्ड को बोला ये तीन चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रक्शन। जी फॉर जनरेशन मतलब ब्रह्मा जी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब विष्णु जी, डी फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब शंकर जी। तो ये साइकिल है, ये साइकिल इस यूनिवर्स में हमेशा चला करती है। खासकर ये आप पृथ्वी पर कुछ भी देख रहे हो उसका यही प्रोसेस है। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर लैकिंग रहती है कैपेबिलिटी की, कुछ सीखने करने की, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमको सीखने को मिलता है। जैसे कोई भी इंसान है वो किसी एक स्थिति पे आकर उसको लगता है कि अब क्या होगा, अब ये मैं पोजीशन मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब है अगर कोई सफल होगा तो कोई पक्का है वो असफल होने वाला है। एक समय में गोविंदा भारत के सबसे टॉप मोस्ट परफॉर्मर माने जाते थे और उन्हीं की फिल्में चलती थी, लेकिन समय बदला और वो अपनी पोजीशन चले गए। तो ये एक सिलसिला है जो हमेशा चलता रहेगा। तो रूबिडियम उसी सिलसिले की शुरुआत है। जैसे कोई न्यू कमर आता है तो उसको फीलिंग उसको आता है कि आई लाइक द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग एंड परफॉर्मिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम से जो दवाई बनती है वो आप जानते होंगे, स्ट्रॉन्शियम कार्ब। स्ट्रॉन्शियम कार्ब को विजयकर सर बोलते थे कि ये गुड बॉय या गुड है और ये इनके अंदर भी क्रिएटिविटी है और ये इसीलिए इनको क्या पसंद है, लाइट डिजायर है, लाइट डिजायर है और सनशाइन है, सनशाइन डिजायर है। इनको लाइट और सनशाइन अच्छी लगती है। तो स्ट्रॉन्शियम अब उस अवस्था से, रूबिडियम की अवस्था से बाहर निकल रहा है
और उसको लगता है कि मैं चीज़ों को सीख सकता हूँ, अगर मुझे सही से गाइडेंस मिल जाए तो मैं चीज़ों को सही तरीके से कर सकता हूँ। मुझे कोई सिखा दे तो मैं कार सीख सकता हूँ, मुझे कोई सिखा दे तो मैं फायरिंग कर सकता हूँ, शूटिंग सीख सकता हूँ। वहाँ पे वो गाइडेंस ढूंढ रहा होता है। जैसे एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुवर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए जिससे मैं आर्चरी धनुष विद्या को सीख पाऊं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि बेटा मैं जो है मैं आपको ये चीज नहीं सिखा सकता हूँ, ये सिर्फ राजकुमारों के लिए। तो एकलव्य जी वापस आते हैं और क्योंकि उनको मेंटोर चाहिए, उनको एक गुरु चाहिए, वो द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बनाते हैं और वहां से अभ्यास शुरू करते हैं। दिस इज एस्ट्रॉन्शियम। ये एस्ट्रॉन्शियम है, ये परफॉर्मर है, लेकिन परफॉर्मेंस की उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाएगा जहां पे लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। हम एकलव्य जी को उनके अंगूठे के त्याग के लिए याद करते हैं और अर्जुन को याद करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उनकी गांडीव धनुष के लिए, उनकी धनुर्विद्या के लिए। तो स्ट्रॉन्शियम यहाँ पे चीजों को सीखना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको गाइडेंस चाहिए। अगर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो उसको दिक्कतें होंगी, दुश्वारियां आएंगी। जबकि इसके बाद की दवा जो वो एलिमेंट है वो है येट्रियम। वहां पे वो डाउटफुल है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्या मैं कुछ क्रिएटिव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, येट्रियम हम लोग बहुत कम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो लोग नई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो इसको आसानी से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर पेशेंट अपनी फीलिंग को पूरा सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। अगली दवा आती है या मेटल आता है, उसका नाम है जिरकोनियम। जहाँ पे मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा अभी अनश्योर हूँ, थोड़ा सा अनस्टडी हूँ, थोड़ा सा डिसीजन मेक करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। इसी की बात की दवा है निवोमियम। वो एक कहती है कि मैं कर लूंगा, शायद मैं न कर पाऊं। लेकिन जो मॉलिबेडिनम है वो तैयार है, वो चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार है और वो करने के लिए तैयार है। जब इससे पहले हम लोग दूसरी फोर्थ रो पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से फेरम मैंगनम किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। कि फेरम कह रहा था मैं किसी भी चीज को कर सकता हूं क्योंकि वो उस स्टेट में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। टेक्टिनियम में मैं क्रिएटिव हूं, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन कितनी हद तक क्रिएट कर सकता हूं ये मुझे नहीं पता है। इसके बाद की जो एलिमेंट आता है वो है रुथेनियम। उसमें परसिवरेंस है कि मुझे क्रिएट करना ही करना है, मुझे कुछ नया बनाना ही बनाना है, इसके लिए वो बिल्कुल तैयार है। फिर इसके बाद की दवा आती है जिसका नाम है रोडियम। रोडियम कहता है इज माई क्रिएशन इज कंप्लीट, इट इज परफेक्ट। लाइक इसके जैसे हम पीछे जाएंगे, पीछे जाके देखेंगे कि किस तरह से वहां पे परफेक्टनेस के करीब आ रहा है। रोडियम बिल्कुल परफेक्टनेस के करीब आ रहा है और वो कर वहां पे वो बिल्कुल पहुंचने वाला है। अब यहाँ पलेडियम क्या है? पलेडियम ने आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग न्यू, मैं सफल हूं, अब मैं क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकती हूँ, करती हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एप्रिसिएशन। यहाँ पे आप डॉक्टर भाटर मटेरिया मेडिका को पढ़ोगे तब भी आपको मिलेगा कि उसको डिजायर होती है कि गुड ओपिनियन की, लोग उसको गुड ओपिनियन दें, और अगर वो नहीं मिलती है तो वो निग्लेक्टेड और इंसल्टेड फील करती है, जहां से उसको प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने एक बार केस भी
डिस्कस किया था कि एक पेशेंट को मैंने दवा दी, उसको इम्प्रूव नहीं हुआ, दूसरी बार दवा दी, इम्प्रूव नहीं हुआ, तो तीसरी बार मैंने देखा कि उसने अपने 10 नेल्स में अलग अलग से डिजाइन बना रखे थे। फिर वहां से मैंने उसको पैलेडियम दी और केस में इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। तो पैलेडियम के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, और लेकिन वो क्रिएटिविटी है कि अल्टीमेटली मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, वो है अर्जेंटम। अर्जेंटम मेट आई विल बी एप्रिसिएटेड ओनली इफ आई परफॉर्म। मुझे तभी एप्रिसिएशन मिलेगा जब मैं कुछ परफॉर्म करूंगा या करूंगी, इसीलिए दे ऑलवेज परफॉर्मिंग। उनको लगता है कि ये क्या मैं सही से कर पाया या नहीं कर पाया, इसके लिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। एक पिछली बार भी मैंने कहा था, जब एक टॉप पोजीशन पे कहीं पहुंच जाओगे, अब वहां से दूसरी यात्रा शुरू होगी। एक कर्व ऐसे जाएगा, टॉप पहुंचने के बाद वो गिरने वाला कर्व जाएगा। अब यहां से शुरू होती है कैडमियम कहानी। कैडमियम की परफॉर्मेंस हमेशा थ्रेटन्ड रहती है, उस पर खतरा रहता है कि मैं अनसक्सेसफुल ना हो जाऊं, मैं जो भी कर रहा हूं, मैं जो बना रहा हूं, वो कहीं मेरा गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। अब इंडियम में क्या है कि इंडियम, आई एम लूजिंग माई कैपेसिटी टू प्रोसेस द इन्फॉर्म एंड फाइंड ए सोल्यूशन टू डू समथिंग न्यू। माई फ्लेवर एज ए क्रिएटिव पर्सन इज इमिनेंट, माई नेक्स्ट एफर्ट कुड बी कंप्लीट फेलियर। मैं जो कर रहा हूं मैं बिल्कुल फेल हो जाऊंगा। देखो यहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो रहा है। हमेशा ये जो है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनना है कि पहले लैकिंग है, लैकिंग से टॉप पे पहुंचे, टॉप से फिर गिरने लगे। ये सभी के साथ है। कोई भी आदमी अपने टॉप पे पहुंचेगा तो गिरेगा भी। एक समय हर्प और प्रेडिक्टिव होम्योपैथी का नॉर्थ इंडिया में पूरा दबदबा था। कोई भी सेमिनार, कोई भी वर्कशॉप 500 से 700 से ज्यादा ही भीड़ होती थी। आज ये हालत है कि हर्प और प्रेडिक्टिव का कोई भी परफॉर्मेंस 100, 150, 200 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसमें कई खंड हो गए। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज अपने चरम पे पहुंचती है, फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल आता ही आता है। एक समय पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। महात्मा बुद्ध जापान, चीन, हर जगह था, और वो धर्म एक ऐसा धर्म था जो शांति को लाने वाला था। आज भी चाइनीज लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन उनके अंदर बौद्ध धर्म के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेंगे, उल्टा क्रूरता मिलेगी। तो शुरुआत हुई थी शांति से, और फिर वो कन्वर्ट हो गई क्रूरता में, क्रुएल्टी के अंदर। इसी तरह से कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक बार टॉप पे जाके उसका फिर पतन होना शुरू होता है। ये नियम है संसार का। जो टॉप पे गया है नीचे आएगा, जो नीचे वो टॉप पे जा सकता है। तो यहाँ पे अगली दवा है स्टेनम। द पीपल फील एम्प्टी, वीक एंड ड्रेन्ड। इसीलिए आप पढ़ते भी होंगे कि स्टेनम जब बोलता है तो उसको बोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। उसको लगता है उसका पूरा चेस्ट पूरा वीक हो चुका है और उसके अंदर से आवाज बाहर नहीं आएगी। और तुम लोग सच्ची मानो, अगर इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हो ना, रिजल्ट 100% आता है। एक पैसे का भी डाउट नहीं है, फेल नहीं हो सकते हो आप। उसको दोनों तरह से पढ़ो। आप उसकी पैथोलॉजी को भी पढ़ो कि क्या पैथोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है, और इस तरह के माइंड सिम्टम्स को भी पढ़ो। आपको 100% रिजल्ट मिलना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंटीमोनी कहता है, he is losing his ability to perform and too weak to preserve it। मैं अपनी क्रिएटिविटी को अब बचा नहीं सकता हूँ। मैं जो
पहले कर लेता था वैसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे वो दिन याद आते हैं जहाँ पे मैं परफॉर्म करता था। एंटीमनी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कागज के फूल। कागज के फूल एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुरुदत्त एक डायरेक्टर बने होते हैं जिनके लिए लोग पहले पीछे परेशान होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। वो भीड़ में घूम रहे होते हैं और कोई उनको पहचान नहीं पाता है। तो एंटीमनी कागज के फूल का गुरुदत्त है जो एक समय बहुत क्रिएटिव था, तो वो नॉस्टैल्जिया में जीता है, वो पुरानी यादों में पुरानी चीजों में खोया रहता है। जैसे हम टेलोरियम में पहुंचते हैं, टेलोरियम कहता है कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं बचा है, नो होप ऑफ रिकवरी, मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है, मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं बची है। अब आते हैं हम लोग आइडियम पे। आइडियम इज ए कंप्लीटली अलोन एंड अनगाइडेड इन नी सिचुएशन। मेरा कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। आइडियम कह रहा है कि कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न, जो मुझे राह दिखा दे वो सितारा न रहा, जो मुझे राह दिखा सकता है वो सितारा न रहा। मतलब यहाँ पे कोई गाइड नहीं है, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, जो मुझे राह दिखा दे वो सितारा न रहा। यहाँ पे उसको कोई गाइड करने वाला नहीं बचा है। और जो मैंने एक वर्ड बोला था, स्टैब्ड इन बैक, आइडियम को अगर आपको अच्छे से समझना है, आइडियम की फीलिंग है कि किसी ने मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया, मेरा कोई नहीं रह गया। यहाँ पे कोई नहीं रह गया। स्ट्रॉन्शियम के पास अभी संभावनाएं खुली हुई हैं, अभी गाइड है उसके पास। जो मुझे सपोर्ट कर रहा था वो मुझे उस सिचुएशन में छोड़ चला गया। उसको ये फीलिंग आती है कि मुझे किसी फॉरेन कंट्री में छोड़ दिया गया है और मैं इंडिपेंडेंटली अब किस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूंगा, मैं कैसे इस चीज में सर्वाइव कर पाऊंगा, मैं इसमें कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। तो आईडीएम के लिए क्या सिचुएशन आ गई कि कोई नहीं रहा मेरे साथ, मैं क्या करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया कि जब भी हम हेलोजन की तरफ पहुंचते हैं तो हेलोजन क्या कर रहे हैं कि हेलोजन में एक कंटेंटेडनेस आ जा रही है। इसीलिए ऐसे लोग, जैसे तुलसीदास जी कहते थे, तुलसी रघुनाथ गाथाए स्वांता सुखाए। जो मैंने तुलसीदास जी ने जो कथा लिखी है वो स्वांता सुखाए के लिए लिखी है, किसी के एप्रिसिएशन के लिए नहीं। जो भी उन्होंने क्रिएशन किया है वो किसी के एप्रिसिएशन अपलॉज किसी के लिए नहीं किया है। मुझे किसी की एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मैं अपने स्वांता सुखाए के लिए लिखा है। कंटेंट विद क्रिएटिविटी एंड द एबिलिटी टू फेस न्यू सिचुएशन, यहाँ पे कोई गाइडेंस की कोई दिक्कत नहीं है। और उसको लगता है कि मुझे गाइडेंस मिल चुका है या गाइडेंस जरूरत नहीं है, ठीक है, और वो उसी में खुश है। जैसे कि जब मैं आईडीएम की बात कर रहा था, अगर हम आईडीएम की पैथोलॉजी को देखते हैं, उसके प्रोसेस को समझते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड बोला कि स्टैबिंग हो गई, किसी ने पीछे से छुरा भोंक दिया,
मुझे एक ऐसी जगह पे लाके अकेला छोड़ दिया। तो जो हम लोग हमेशा नाइट्रम्यूर या इन सब चीजों को सोचते हैं, उससे निकल के हम यहाँ पर भी आ सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसको अकेला छोड़ा गया है और कोई उसका साथी नहीं रह गया है। ये जो किताब है इसमें जो लिखा हुआ है, डिजेक्टेड और intolerably cross and restless, sudden dreadful impulses ameliorate if busy, but motion aggravate and exhaust, always hungry yet emaciate, or variable appetite. हमेशा, और यहाँ पे जो भी पैथोलॉजी आएगी वो डिजेनरेटिव चेंजेस को लेके आ रही है। यहाँ पे सारा प्रोसेस इतना फास्ट चल रहा है, ठीक है। ही कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, ही कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी। तो यहाँ पे इम्पल्स आती, कई बार मॉर्बिड इम्पल्स आती है कि सामने वाले को मार दो, कई बार इम्पल्स आती है खुद मर जाओ, इम्पल्स आती हैं क्योंकि वहां पे कोई मुझे राह दिखा दे और सहारा न रहा, ये पानी। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं रो 5, वहां पे आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, और यहाँ पे जो डिपेंडेंस है, गाइडेंस है, वो क्रिएटिविटी को लेके है। जहां पे डॉक्टर साहब ने जो चार्ट लगा रखा है, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये हम रो की बात करते हैं। फिर कॉलम की 18 कॉलम है, ये 1 2 3, ये 3 जो है ये कॉलम है। अगर हम पूछें, अगर कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे डिपेंडेंसी को डिफरेंशिएट करोगे मिनरल्स में, कि सबकी डिपेंडेंसी किस तरह से अलग है, जैसे कॉलम 1 और 2 और 3, यहाँ पे डिपेंडेंसी है, पहले कॉलम में है डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपुल। लिथियम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट and cannot think of getting separated from mother figure. यहाँ पे लिथियम वहां से अलग नहीं हो सकता है। कॉलम 2 में है डिपेंडेंट ऑन अदर पीपुल, थॉट ऑफ स्ट्रक्चर, कैलकेरिया। कैलकेरिया को क्या चाहिए? होम चाहिए, होम। कॉलम 3 में है डिपेंडेंट एंड अनश्योर ऑफ द स्ट्रक्चर, इंटेंसिटी ऑफ डिपेंडेंस मच लेस। यहाँ पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी लेस होती गई है। ये तो कॉलम की बात की। अब अगर हम रो की बात करें तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं रो। तो रो में भी आप देखो कि यहाँ पे जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस टू गो इनटू ए न्यू डिफिकल्ट सिचुएशन नीड गाइड, ठीक है। अगर रो 4 में बात करें कि जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो रो 4 में जब बात करेंगे तो वहां पे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन चाहिए डिपेंडेंस के रूप में। थर्ड रो में चाहिए पार्टनर, पेरेंट, नीड लव, केयर, अफेक्शन चाहिए फॉर आइडेंटिटी, क्योंकि वहां पर नीड आइडेंटिटी की है। रो 2 में पता ही है कि वहां पे प्रोटेक्शन एंड वार्मथ, कवरिंग चाहिए। हर रो की एक नीड है, और वो नीड कहाँ पे है और किस तरह से डिपेंडेंसी पे है। तो यहाँ पर भी डिपेंडेंसी है, लेकिन वो चेंज होती जा रही है। वो किस
किसी एक चीज को लेके नहीं है, वो अलग अलग चीजों को लेके है। हर आदमी कहीं ना कहीं बैकिंग चाहता है। जब भी जैसे जब हमने होम्योपैथी पढ़नी शुरू की, उसको और क्लियर जानने के लिए हमने मावी सर का सहारा लिया, विजेका सर का सहारा लिया। वो दोनों लोग नहीं रहे तो हमने फिर उसको बैकिंग को ढूंढना शुरू किया संकरण सर के अंदर। ठीक है, तो हम भी कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, अपनी चीजों को जानने के लिए हम लोग बैकिंग चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा भी जाता है कि जो टीचर है या गुरु है, वो आप कोई भी टीचर आपका हो सकता है, आप किसी से भी लर्न कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे लर्न करना चाह रहे हैं कि नहीं लर्न करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपने लर्निंग के प्रोसेस को बंद कर दिया, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे सब आ गया है, मैं सब सही कर सकता हूँ, तो ये आपकी गलती है। आप हमेशा तैयार रहें लर्न करने के लिए। लर्निंग एक लंबा प्रोसेस है सीखने का। आप ये मत सोचो ये आता है, ये तो हमको आता है, इससे हमको जरूरत ही नहीं है। तो आप इस लर्निंग के प्रोसेस को समझो, और ये समझना बहुत जरूरी है। इसको जब आप समझोगे तभी आप चीजों को और अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस में प्रिस्क्राइब कर सकते हो। किसी को रो 5 को समझने में अगर दिक्कत हो रही हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लास्ट हमारी जो रो होगी, रो 6 होगी, इन रो को जब हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से एक एक एलिमेंट से पढ़ेंगे तो हम और अच्छे समझ पाएंगे। अभी इस समय किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे कि रो 5 को समझने में, क्योंकि रो 5 आप इसको रोज देखो, बस खाली रो 5 में क्रिएटिविटी, रो 6 में रिस्पॉन्सिबिलिटी, रो 4 में आपको होम, घर, सिक्योरिटी, मनी, ये सब चाहिए। रो 3 में नाम, जैसे वो एक गाना है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है मेरी, अगर याद रहे। लेकिन बात देखो पहचान की हो रही है, वहां पर भी कहीं ना कहीं पहचान है। हर आदमी, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर कृष्णा, कोई भी है, वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। ठीक है, कोई क्रिएटिविटी के द्वारा पहचान बनाना चाहता है, कोई इस तरह से। तो हर आदमी को पहचान चाहिए कि जैसे बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरी कोई पहचान नहीं बन पाई, मैं जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्या कारण रहे वहां पे, उन अगर कारणों को ढूंढेंगे तो हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, और अच्छी तरीके से जब समझ पाएंगे तो हम अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे कि हम पेशेंट में किस तरह समझ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत हेल्प की। मैंने बहुत आसानी से स्टेनम और इन दवाओं को प्रेस्क्राइब किया, और आप भी प्रेस्क्राइब करिए, आप इसका मजा लीजिए किस तरह से रिजल्ट आते हैं।